आर्यन सिविल क्लास में आपका स्वागत है। मैं साइंस को लेकर अविनाश कुमार मौर्य उपस्थित हूँ। आइए तो सबसे पहले आपको शब्द दिया जा रहा है साइंस, विज्ञान। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए विज्ञान शब्द जो है आपको हर जगह दिखाई देता है। जैसे आपको कह दें कि सामाजिक विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, आपको कई जगह विज्ञान शब्द दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर सोचना है कि हम कौन सा विज्ञान पढ़ाएंगे। तो देखिए विज्ञान का एक मुख्य पार्ट है जिसका नाम है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, जी हाँ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्राकृतिक विज्ञान जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं। इस प्राकृतिक विज्ञान के ही 3 भाग होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के 3 भाग, जिसमें से आपका जीव विज्ञान है, दूसरा आपका पड़ जाएगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के बाद आपका तीसरा आता है भौतिक विज्ञान। यही तीनों विज्ञान हैं जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आप जान गए होंगे जीव विज्ञान से संबंधित, रसायन विज्ञान से संबंधित और भौतिक विज्ञान से संबंधित ये जितने पदार्थ आते हैं सब नेचुरल हैं। इसलिए यह प्राकृतिक विज्ञान के 3 भाग हैं। अगर देखा जाए यहाँ से तो विज्ञान का 3 प्रकार होता है। अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो विज्ञान का 3 प्रकार होता है। आप यहाँ पर जानेंगे, पहला होता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर तीसरा गणितीय विज्ञान, गणितीय विज्ञान। आप देखिए बहुत से लोग ऐसा जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान 3 तरह का, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। क्योंकि अगर विज्ञान की बात किया जाए तो मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और गणितीय विज्ञान होता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का मतलब समाज के अंदर होने वाले जितने, जैसे चाहे वह गृह विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे आपका ये समाज से संबंधित कोई विज्ञान हो, वो सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान और उसमें पढ़ना है हमको क्रम से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में आपका आज का पार्ट रहेगा वो है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान के अंतर्गत तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जूलॉजी और बॉटनी, जिसको आप कहेंगे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। लेकिन एक उसका तीसरा भी पार्ट आता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन हमको यहाँ पर जंतु विज्ञान ही विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से जानना है, जिसमें से जूलॉजी में आपका मुख्य पार्ट आता है पाचन तंत्र। तो इस पाचन तंत्र के बारे में आज हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले इसमें शब्द आता है पाचन। पाचन, देखिए आप सोचेंगे कि पाचन किसको कहते हैं। तो पाचन की जब बात आती है तो यहाँ पर कहेंगे कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलाने की प्रक्रिया, जल में घुलाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन कहलाती है। देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई पाचन, तो हम पाचन का मतलब किसका पाचन करते हैं? भोजन का। तो भोजन में जो भी हम लेते हैं
उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलाने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। लेकिन बात आता है अब इस तंत्र का, जिसको सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। अब जानेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ध्यान दीजिए, पाचन तंत्र की बात आती है, अर्थात भोजन को पचाने के लिए जिन जिन तंत्रों का प्रयोग करते हैं वो पाचन कहलाता है। जैसे आप इस तरह ध्यान दें, सबसे पहले हम भोजन मुख के द्वारा प्रवेश कराते हैं, अर्थात मुख गुहा। मुख गुहा के बाद तुरंत आपका जाता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आपका तुरंत जाएगा आमाशय। आमाशय के बाद एक छोटा सा पार्ट पक्वाशय होता है, उसके बाद आपका छोटी आंत, बड़ी आंत। ये आपके पाचन तंत्र हैं और उस पाचन तंत्र में सहायक कुछ ग्रंथियां हैं। इस आधार पर पाचन तंत्र को दो तरह से बांटा गया है। पाचन तंत्र को दो तरह से बांटा गया है। इसमें आपका एक आता है पहला आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा आता है आपका ग्रंथियां, ग्रंथियां। देखिए, आहार नाल, आहार का मतलब आप जानते हैं भोजन, और नाल का मतलब नली में प्रवेश। जब भोजन जिस नली से प्रवेश करे उसके संपर्क में आने वाले सभी सिस्टम आहार नाल कहलाएंगे। अब बात जाहिर सी बात है कि आपको आहार नाल में क्या क्या मिलेगा। तो आपका पहला कंडीशन मिलेगा मुख गुहा, मुख गुहा। इसके बाद आपका दूसरा पार्ट मिलेगा ग्रसनी। इसके बाद आपका तीसरा पार्ट जो है यह आपका हो जाएगा आमाशय। आमाशय, आमाशय को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं पेट। आमाशय कहिए या इसी को कहा जाता है पेट। इसके बाद आपका चौथा आता है छोटी आंत, और उसके बाद आपका आ जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत। देखिए, ये आपके आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है आमाशय या जिसको पेट कहते हैं। इसके बाद चौथा है आपका छोटी आंत और पांचवा है बड़ी आंत। इसके बाद इस पाचन तंत्र में इनके तो द्वारा भोजन जो है वह जाता है कहाँ पर, नीचे अंदर पाचन होकर के जाता है बड़ी आंत तक, उसके बाद गुहा के द्वारा निकल जाता है। अब यहाँ पर आप जानेंगे कि उस पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर पचाना है तो उसमें कुछ एंजाइम चाहिए। एंजाइम उस भोजन को पचाते हैं, क्योंकि एंजाइम जो हैं एक जैविक उत्प्रेरक हैं। तो आप जानिए कि कौन से जैविक उत्प्रेरक हैं या कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम को स्रावित करती हैं, जिनके द्वारा आहार नाल में गया भोजन पच जाता है। तो इसमें आपका पहला आएगा लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। इसके बाद आपका दूसरा आएगा लार ग्रंथि के बाद आपका आता है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद आपका तीसरा आएगा यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। तो देखिए, अगर पाचन तंत्र का देखा जाए तो पाचन तंत्र में आपका ग्रंथियाँ हो गई और आहार नाल। आहार नाल का मतलब भोजन किसके माध्यम से मुख से लेकर गुहा तक प्रवेश करता है, वह उसके संपर्क में आने वाले सभी क्या अंग या तंत्र कहें, जिसके अंतर्गत ये आने वाली सभी नलियां हैं। अब उन नलियों में जब भोजन जाता है तो उसको पचाने में सहायक कुछ ग्रंथियां हैं जो एंजाइम को स्रावित करती हैं, जिसमें से आपका लार ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है। इनका काम क्या, इसमें भोजन प्रवेश नहीं करता। इसमें होता क्या है कि इससे एंजाइम स्रावित होता है और इन नलिकाओं में जाता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो आपको सबसे पहले आहार नाल में ले चलेंगे मुख गुहा पर।
ठीक, यहाँ के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, वक्कल कैविटी। मुख गुहा को वक्कल कैविटी कहते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से आरंभ होती है, तो आपका जवाब होगा कि मुख से। मुख से ही पाचन की क्रिया क्या होती है, शुरू होती है। एक और चीज़, मुख क्या करता है, भोजन को पीसता है। भोजन को क्या करता है, पीसता है। तब भोजन को पीसना, भोजन को पीसना प्लस लार में मिलाना, भोजन को पीसना प्लस लार में मिलाना। अगर इसको मिला दे लार को तो बराबर भोजन क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही भोजन मुख में लेते हैं, भोजन को मुख क्या करता है, पीसने का काम करता है। उसके बाद उसमें लार को प्लस लार को मिलाने का काम करता है। और जैसे ही लार को मिलाएगा वो क्या हो जाएगा, भोजन चिकना हो जाएगा। तो भोजन को पीसने तथा लार में मिलाने की क्रिया को देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। भोजन को पीसने और लार के मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बोलस। बोलस बहुत महत्वपूर्ण शब्द, कि मुख में भोजन को पीसना प्लस लार को मिलाने की क्रिया बोलस कहलाती है। ठीक, अब आपका आता है कि भाई भोजन को पीसने का काम मुख में कौन कौन करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि मुख में सबसे पहले आपका आता है जैसे दांत, दांत है। दूसरा पोर्शन आपका आता है जीभ। तीसरा पोर्शन आपका आता है ओठ और चौथा है लार। देखिए यहाँ पर ये जो चार हैं मुख्य रूप से मुख में भोजन को तोड़ने पीसने का काम करते हैं, जिसमें से अहम भूमिका निभाने में दांत है, जीभ है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं दांत पर। देखिए बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। आप समझिए जो हम यह क्लास ले रहे हैं, यह क्लास सदैव चलता रहेगा। और हमने पाचन तंत्र शुरू किया है। पाचन तंत्र का एक एक टॉपिक पूरा विस्तार से, अगर इस वीडियो में न समाप्त हो तो फिर अगले वीडियो में पूरा पार्ट्स बताएंगे। इसके बाद जैसे पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जितने हैं जैसे परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जितने तंत्र हैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो ध्यान देते हैं हम सबसे पहले दांत पर। तो देखिए आपसे पहला प्रश्न यह बताइए, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। देखिए साथ साथ जानते चलेंगे कि भाई दांत पढ़ रहे हैं तो दांत से एक भी प्रश्न बाकी न रहे। और देखिए आपको क्या क्या मिलता है दांत। पहला चीज़ कि दांत का अध्ययन किस में किया जाता है, ओडोंटोलॉजी में। दूसरा चीज़, दांत में कौन कौन से तत्व मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। तो आप कहेंगे कैल्शियम प्लस फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दांत में पाए जाते हैं। इसके बाद आपका तीसरा चीज़ क्या है कि मनुष्य का दांत, चूँकि दांत तो बताएंगे आपका शेर के भी बारे में, बिल्ली के बारे में, कुत्ता के बारे में, अन्य के भी बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि दांत मनुष्य के विषमदंती होते हैं। क्या होते हैं, विषमदंती। आपके पास खुद दांत है, आप देख सकते हैं कि सभी दांत एक समान नहीं है। कोई नुकीला है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है। इस तरह आप जान सकते हैं कि विषमदंती होते हैं। विषमदंती होने के कारण
थोड़ा ध्यान दीजिए। यह दांत विषम दंती होता है, विषम दंती होने के कारण यह दांत 4 प्रकार का होता है। यह दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि भाई विषम दंती में कौन कौन होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है कृंतक, दूसरा आता है आपका रदनक, उसके बाद आता है प्रीमोलर अमोलर। तो कहेंगे अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक और लास्ट आएगा आपका चवर्णक। देखिए, इसका इंग्लिश भी जानना अति आवश्यक है। जैसे इसको कहते हैं इंसाइजर, इसके बाद इसको कहते हैं कैनाइन, उसके बाद अग्रचवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर, इसके बाद चवर्णक को कहते हैं मोलर। ध्यान दीजिए, इसका इंग्लिश याद करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो देखिए, कृंतक इंसाइजर, हम इसका ट्रिक बनाएंगे। इंसाइजर का मतलब आई, उसके बाद आपका रदनक, रदनक का फर्स्ट लेटर सी, आई सी, उसके बाद तीसरा है प्रीमोलर पी, और उसके बाद आपका चवर्णक है जिसको कहते हैं मोलर एम। ICPM, आपको ICPM याद करना होगा। इंसाइजर, कैनाइन, उसके बाद आपका ये अग्रचवर्णक प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। एक बात और यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कृंतक है, कृंतक का काम क्या है? काटना या कुतरना, या कुतरना। इसके बाद आपका रदनक, रदनक का काम क्या है? तो देखिए, रदनक का काम है चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना। इसके बाद अग्रचवर्णक है, अग्रचवर्णक का कार्य क्या है? अग्रचवर्णक का कार्य है चबाना, और चवर्णक का कार्य है जब चबा लिए तो उसको क्या करेंगे? पीसेंगे, पीसना। चवर्णक का काम हो गया पीसना। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 32 होते हैं, लेकिन एक प्रश्न पूछ दिया जाए, कृंतक कितने होते हैं? अर्थात इंसाइजर कितना होता है, कैनाइन कितना होता है, प्रीमोलर कितना होता है और मोलर। इसको आप चित्र के भी माध्यम से आपको बता दें कि ध्यान दीजिए, अगर यह नीचे का जबड़ा ले लिया जाए तो इस नीचे के जबड़े को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। नीचे के जबड़े को, केवल नीचे वाले भाग को, ऊपर वाले को छोड़िए, नीचे वाले को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आगे का 2 दांत, 2 दांत क्या कहलाएगा? आई, यहाँ पर पहले ही बता दिए। उसके बाद एक नुकीला दांत होगा, उस नुकीला दांत को कहेंगे रदनक, जो चीरने या फाड़ने का काम करता है, जिसको कहते हैं कैनाइन। तो यह किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। इसके बाद आपका प्रीमोलर क्या आएगा? अग्रचवर्णक प्रीमोलर, जिसको कहेंगे पी। इसके बाद आपका 3 आएगा चवर्णक, ये 3 आएंगे आपका चवर्णक का मतलब मोलर। तो देखिए, अगर इंसाइजर देखा जाए तो 2, उसके बाद आपका कैनाइन देखा जाए 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। यहाँ पर नोट करिए, इंसाइजर कितना है? 2, कैनाइन कितना है? 1, प्रीमोलर कितना हुआ? 2, और मोलर कितना हुआ? 3। अगर देखा जाए तो पूरे जबड़े का आधा पार्ट, पूरे जबड़े का आधा पार्ट, तो 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8, ये टोटल कितना हो रहे हैं? 8। अब बताइए, ये जबड़े का आधा 8 है तो इधर भी 8 होगा, तो 8, 8, 8, 16, तो नीचे हो जाएगा 16 और फिर ऊपर हो जाएगा 16, अर्थात 8 गुणे 4 बराबर 32। इसका मतलब आप समझे होंगे चित्र के माध्यम से कि एक तरफ का ये नीचे का जबड़ा, वो भी आधा में से
8 हो गया तो वही हाल इधर भी, उधर का फोटो स्टेट इधर कर दीजिए और फिर इसका पूरा फोटो स्टेट ऊपर कर दीजिए तो आपको 4 पार्ट आएगा। लेकिन आपको यह समझना है कि यह फार्मूला किसके लिए है? वयस्क के लिए। वयस्क में कहेंगे वयस्क में टोटल कितने दांत होते हैं? 32। लेकिन बात आती है कि शिशु में कितने दांत होंगे। तो देखिए, आपको यदि देखना हो शिशु में कितने दांत होंगे तो यहाँ पर आपको शिशु के लिए ICPM ध्यान दीजिए। अगर देखा जाए तो शिशु में 20 दांत होते हैं। जैसे कहा जाता है कि दूधा के दांत कितने होते हैं, तो दूधा के दांत 20 होते हैं। अब 20 में भाई 4 तरह के दांत हैं, कौन होते हैं कौन नहीं होता, क्योंकि चारों को मिलाएंगे तब 32 होगा। तो अब वहाँ पर दूधा के दांत कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिए। इसमें जो होता है आपका सबसे पहले आपका आई, जो यहाँ पर है 2, इंसाइजर 2 ये होगा। उसके बाद जो है कैनाइन, तो यहाँ पर आपका कैनाइन 0 नहीं, कैनाइन 1 होगा। और उसके बाद आपका प्रीमोलर। तब प्रीमोलर की बात आती है तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 1 3 2 5 और 3 8। अब बच्चों में क्या होता है कि यहाँ पर 2 प्रीमोलर होगा, उसके बाद यहाँ पर मोलर नहीं होता है, मोलर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 2 2 4 और 1 5 और 5 चौके 20। 4 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि वही हाल है कि यहाँ पर आपका इंसाइजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, लेकिन मोलर नहीं होगा। तो वहाँ पर आपका गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32। तो देखिए, ये रहा शिशु में। इसी तरह आपका बात किया जाए कि ये तो मनुष्य में हो गया कि शिशु में 20 दांत हो गए और यहाँ पर वयस्क में आपके 32 दांत हो गए। लेकिन अन्य जानवरों में चला जाए तो थोड़ा सा एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पर दांत में सबसे पहले चला जाए, जैसे आपका शेर का दांत। शेर के कितने दांत होते हैं तो 30 दांत होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बिल्ली के कितने दांत होते हैं तो देखिए, बिल्ली में 2 कंडीशन आएगा। पहला, वो नवजात हो, तो जब नवजात हो तो उसमें 26 दांत होंगे, और जब वह वयस्क हो तो उसमें 30 दांत होंगे। यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बिल्ली का नवजात अवस्था में 26 होगा और जबकि वयस्क में 30। लेकिन अगर यहीं पर कुत्ते को लेंगे, कुत्ता, तो कुत्ता में भी वही कंडीशन, नवजात और दूसरा हो जाएगा आपका वयस्क। इसके बाद देखिए नवजात में अगर देखा जाए तो इसमें 28 होता है, जबकि वयस्क में कितना होता है? 42 होगा। तो यहाँ पर नवजात में 28 और वयस्क में 42। इसी तरह देखिए, एक मन में प्रश्न आता है कि मच्छर के कितने दांत होते हैं, तो आप देख लीजिएगा, मच्छर के टोटल दांत 47 होते हैं, 47। कहीं कहीं आपको बुक में कुछ लिख देगा, उस पर मत जाइएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा, मच्छर के 47 दांत होते हैं। इसके बाद आपको अगर जानने की इच्छा हो कि भाई सबसे अधिक दांत किस में है, तो सबसे अधिक दांत एक मछली है, मछली जिसका नाम है स्पिनर डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन इस स्पिनर डॉल्फिन में 257 प्लस, क्योंकि बढ़ता रहता है, 257 प्लस ये मछली स्पिनर डॉल्फिन में पाया जाता है दांत। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि मगरमच्छ के दांत,
मगरमच्छ के दांत, तो मगरमच्छ के दांत 82 होते हैं। देखिए, ये सामान्य रूप से इसी तरह सभी जंतुओं का अलग अलग दांत होता है। यहाँ पर नवजात वयस्क सबके बारे में हमने दांतों के बारे में बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। देखिए, हम चल रहे थे दांत के बारे में। सबसे पहला चीज़ कि थोड़ा सा दांत का संरचना देखिए। अगर देखा जाए दांत का फिगर देखा जाए तो दांत का फिगर देखिए, आपका यह आपको बिल्कुल महसूस हो रहा होगा कि यह दांत में देखिए, ये जो है पार्ट, ये आपका मसूड़ा वाला भाग है और ये ऊपर का जो आपका दांत दिखाई देता है वही दांत है। इसके सबसे ऊपरी भाग को, दांत के सबसे ऊपरी भाग को इनेमल कहते हैं। इनेमल यह शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग, दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है इनेमल। इनेमल क्या है? शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसके बाद देखिए, ये तो पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा हो गया इनेमल। इसके बाद आपका जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को कहते हैं डेंटिन। डेंटिन। अब जो है इनेमल के बाद यह दूसरा सबसे कठोर भाग, एक तरह से कह सकते हैं कि दांत का कठोर, दांत का दूसरा कठोर भाग, दूसरा कठोर भाग क्या है? डेंटिन। इसके बाद देखिए, अब इसके नीचे एक और आता है तीसरी संरचना। ध्यान से देखिएगा, ये जो तीसरी संरचना इस दांत का है, दांत का, जिसमें से पल्प जुड़े होते हैं, पल्प जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं पल्प। क्योंकि कभी कभी आपको ये होगा कि जैसे आप कुछ खाएंगे उसका कण इसमें फंस जाता है, फंसते फंसते आपका दांत खदड़ने लगता है। दांत खदड़ते 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 अगर इस पल्प से टच नहीं होगा और दांत खत्म हो जाएगा, वहाँ तक खदड़ जाएगा, तब भी आपको दर्द नहीं होगा। भले ही उसमें भोजन के कण समाहित हो जाए, निकालने कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन जिस दिन खदड़ते खदड़ते या पल्प में टच हो जाएगा, पल्प क्या है? तो संवेदी तंत्रिकाएं जो यहाँ से जाती है कहाँ? मस्तिष्क को, मस्तिष्क को। तो ये संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं। जब उससे टच हो जाएगा तो तुरंत दांत क्या करेगा? दर्द करेगा। तो पहला चीज़ कि देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक चीज़ है कि इस दांत का रोग, तो देखिए इस रोग में आता है एक फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस यह क्यों होता है? फ्लोरीन के कमी के कारण। फ्लोरीन के कमी होने पर, फ्लोरीन का कमी होने पर, फ्लोरीन का कमी होने पर फ्लोरोसिस होगा। जब फ्लोरोसिस रोग होगा तो क्या होगा? तो दांत कमज़ोर हो जाएगा। दांत क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद प्लस पीलापन हो जाएगा। तो दांत में पीलापन और कमज़ोर, यह दांत का रोग है फ्लोरोसिस। इसके बाद आपका एक रोग में ही दूसरा आता है पायरिया, जो आप सभी लोग जानते हैं। पायरिया ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब बात आती है कौन सा प्रोटोजोआ है जो पायरिया रोग के लिए उत्तरदायी है? तो आप कहेंगे जिजीवेलिस, एंटी अमीबा, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस
यह है आपका प्रोटोजोआ है, जिसके कारण पायरिया होता है। आप पायरिया हो जाने पर आप जानते हैं कि जैसे ही पानी पिएंगे ठंडा लगेगा, गर्म पानी पिएंगे ठंडा पानी पिएंगे ठंडा लगेगा, गर्म पानी पिएंगे गर्म लगेगा ज़्यादा, आपको वो पायरिया का आप जानते हैं। तो चलिए अब जो है दांत के बारे में पढ़े, इसके बाद और दांत के बाद जितना पार्ट बचा हुआ है पाचन तंत्र का, इसको आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।